तो देखिए 10 तारीख वाले जो पेपर थे उसको हल करते हैं। उसमें जो पूछे गए सवाल हैं उसको कंप्लीट करते हैं। पहला सवाल है आपके सामने कि आरएनए का पूर्ण रूप क्या है। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। यानी कि करेक्ट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सी आंसर। रिबोन्यूक्लिक एसिड दिया गया है इसमें, लेकिन राइट उत्तर होगा आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये परफेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए आरएनए एक या फिर कहा जाए एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड से बना एक पॉलीमरिक अणु होता है और एक न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजन बेस राइबोज शर्करा और फॉस्फेट शर्करा होती है। तो राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सी आंसर। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, अगर कहा जाए डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड तो होगा ही, लेकिन आगे डी लग जाएगा यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो सी उत्तर आपका यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने का शरीर कोशिका की दो परतों से बना होता है। निम्नलिखित में से किसका शरीर कोशिका की दो परतों से मिलकर बना होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर सीलेंट्रेट। देखिए सीलेंट्रेट का शरीर कोशिका की दो परतों से बना होता है, जिसकी पहली परत बाह्य स्तर और दूसरी परत अंतः स्तर या फिर कहा जाए एंडोकार्म होती है। दोनों के बीच एक अकोशिकीय पदार्थ यानी मध्य श्लेष होता है और सीलेंट्रेट जो एक बहुकोशिकीय जंतु होता है। राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ए आंसर। केंद्र सरकार ने किसको 2G घोटाले से संबंधित मामलों के लिए विशेष सरकारी अभियोक्ता नियुक्त किया है? सही उत्तर हो जाएगा आपका तुषार मेहता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा तुषार मेहता। अगला सवाल है कि एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है। ये 3 मीटर की तरंग दैर्ध्य पैदा करता है। इस प्रश्न में ध्वनि तरंग की गति जो है ये कितनी है? अब देखिए समझने की कोशिश कीजिए, मेरे को यहाँ पे दिया क्या क्या गया है वो आपको देखना है। सबसे पहले आप देखिए आवृत्ति जो दी गई है यानी जो n बराबर दिया गया है वो दिया गया है 600 हर्ट्ज। तो ये हो जाएगा आपका n का वैल्यू यहाँ पे ये दिया गया है। जो आपको तरंगदैर्घ्य या फिर लैम्डा दिया गया है ये दिया गया है आपको 3 मीटर। हमसे इसकी वेग पूछी गई है यानी तरंग की गति v पूछा गया है। फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये होता है इसका फॉर्मूला। मेरे प्यारे भाई v मतलब होता है यहाँ पे आपका जो तरंगी की गति है, n जो है आपका ये आवृत्ति है और लैम्डा जो है आपका ये तरंग दैर्ध्य है। इसको आप हल कीजिए 600 गुने 3 यानी कुल मिलाकर के कहा जाए तो 1800, सभी में 1800 दिया गया है यानी ए बी सी डी चारों में 1800 दिया गया है। लेकिन जो इसका मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। तो 1800 मीटर प्रति सेकंड यानी ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर होगा। मीटर प्रति सेकंड कहा जाए या फिर कहा जाए मीटर सेकंड इनवर्स, बात एक है। तो राइट उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पी.एन. प्रकाश निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? पी.एन. प्रकाश यानी कि प्रकाश नानजप्पा, इनका नाम है प्रकाश नानजप्पा। पी.एन. प्रकाश के नाम से जाने जाते हैं। भारतीय शूटर निशानेबाज हैं। बी उत्तर राइट हो जाएगा आपका निशानेबाजी में। वी उत्तर करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किन वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बेर्जीलियस ने। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका सी आंसर बेर्जीलियस। देखिए जॉन्स जैकब बेर्जीलियस एक रसायनज्ञ थे। इन्होंने सुझाव दिया कि तत्व के प्रतीक उन तत्व के अंग्रेजी नामों के एक या फिर कहा जाए दो अक्षरों से बने होते हैं। एग्जाम्पल के लिए कहा जाए तो कार्बन का प्रतीक होता है सी, तो केवल एक अक्षर से है। लेकिन एल्यूमिनियम का प्रतीक होता है एल, तो इसका दो अक्षर से है। तो एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। ये सुझाव दिया गया था बेर्जेलियस द्वारा। नेक्स्ट आपके सामने है कि ऑक्टेव्स के न्यूलैंड्स नियम के अनुसार जो गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा है इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। सही उत्तर हो जाएगा बी आंसर आपका Fe यानी कि फेरम। राइट उत्तर हो जाएगा आपका बी आंसर करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इसमें से कौन सा है?
सही उत्तर हो जाएगा ए आंसर जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर जो है केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत में, और विश्व में कहा जाए तो तीसरे नंबर पर है, यानी तीसरे नंबर पे विश्व में है और भारत में कहा जाए तो नंबर 1 पे है। तो राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर जम्मू एंड कश्मीर में। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी इरविन समझौता जो है लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हस्ताक्षर करके एक राजनीतिक समझौता किया गया था, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। और ये किया गया था 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को, यानी सी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। तो जो भी दोस्त ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट होगा। अगला है कि यौगिक CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का क्या नाम है? देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनके निर्माण में कार्बन परमाणु एक दूसरे से एकल सह संयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें संतृप्त यौगिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और इसमें आप अगर ध्यान दो तो राइट उत्तर होगा सी आंसर एथेन। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 अगर है तो वो आपका एथेन होगा। जो मेथेन दिया गया है ये केवल और केवल CH4 होगा, ये आपका मेथेन है। जो ब्यूटेन दिया गया है इसकी श्रृंखला किस तरीके से बनेगी वो आप देख लीजिए। ब्यूटेन की श्रृंखला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरीके से इसकी श्रृंखला बनेगी। और जो प्रोपेन दिया गया है इसकी किस तरीके से बनेगी तो इसका भी आप एक बार यहाँ पर देख लीजिए। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो जाएगा प्रोपेन का। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला है कि यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? यजुर्वेद में यजुर का मतलब होता है बलिदान। राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर बलिदान। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। इसमें यज्ञ और बलि दोनों की प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है। राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर। यजुर्वेद में यजुर का मतलब होता है बलिदान। अगला सवाल है कि उस व्यक्ति का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। उस व्यक्ति का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, जो रवि शास्त्री हैं, कपिल देव हैं और जो सचिन तेंदुलकर हैं। रवि शास्त्री, कपिल देव और सचिन तेंदुलकर एक भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, लेकिन जो पुलेला गोपीचंद हैं ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। तो डी उत्तर आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कौन संबंधित नहीं है तो पुलेला गोपीचंद। 11 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी होगी? गतिज ऊर्जा या फिर कहा जाए काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा गया है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है ये आप जानते ही हैं, 1/2 mv², ये होता है इसका फॉर्मूला। आप हल कीजिए। यहाँ पे दिया क्या क्या गया है, मुझे m दिया गया है 11 किलोग्राम, v दिया गया है 5 मीटर स्क्वायर और मुझसे जो है काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है। हल करने के लिए आप इसका फॉर्मूला लगाइए, 1/2 m की वैल्यू दी गई है 11 और v की वैल्यू दी गई है 5 और इसका वर्ग यानी स्क्वायर। आप हल कीजिए इसको, किस तरीके से हल करेंगे, 50 25 और ये आपका हो जाएगा 1/2, यानी 1/2 गुणे 11 और गुणे 25। अब इसको आप हल कीजिए तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 275, क्योंकि आप 25 को 11 बार गुणा करेंगे 275 हो जाएगा। इसको आप मतलब हल कीजिए, किस तरीके से हल होगा तो देखिए 2 × 2, 2 × 6 और 2 × 7 14, 2 × 5 10, 137.5। तो 137.5 दो में दिया गया है और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। तो बी उत्तर राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जो भी ऑप्शन बी दे रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है। तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया है कि गतिज ऊर्जा या फिर कहा जाए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो बी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा 1/2 mv²। तो जो भी मित्र ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण या फिर शोधन के लिए एक अच्छा है।
इसका आंसर आप बताएंगे। राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा डी आंसर आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगला है कि भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है, जिसे भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर आप बताएंगे। सही उत्तर हो जाएगा ए आंसर, शिवालिक श्रेणी, या फिर कहा जाए बाह्य हिमालय इसे कहा जाता है। तो राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर, शिवालिक श्रेणी। सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए आंसर। अगला है कि पिच ब्लेंड किससे संबंधित है? पिच ब्लेंड किससे संबंधित है? पिच ब्लेंड जो है यूरेनियम से संबंधित है। वी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। एक रेडियोधर्मी यूरेनियम खनिज और अयस्क का है। यूरेनियम को रेडियो एक्टिव तत्व के रूप में भी जाना जाता है। तो पिच ब्लेंड जो है आपका यूरेनियम है। बी उत्तर आपका करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है? देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जो कार्बन हाइड्रोजन परमाणु एकल आबंध से जुड़कर विवृत श्रृंखला बनाते हैं उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही एल्केन कहा जाता है। सूत्र इसका होता है CnH2n+2, ये इसका सूत्र होता है। और इसमें से कहा जाए तो राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सी आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा, देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब भी फिलामेंट के साथ ये इस पर है, इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक आयरन ये तीनों हैं, लेकिन माइक्रोवेव जो है ये इस पर आधारित नहीं है। माइक्रोवेव विद्युत प्रवाह के तापीय प्रभाव का उपकरण नहीं है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका सी आंसर। ध्वनि का प्रसार में अधिकतम होता है, यानी ध्वनि जो है सबसे अधिकतम किस में गति करती है? ध्वनि का प्रसार जो है सबसे अधिक ठोस में होता है। सही उत्तर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ठोस में। तो जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ठोस में। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर, सौर ऊर्जा। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे पत्तियों से उपस्थित क्लोरोफिल की मदद से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके अपने लिए भोजन तैयार करते हैं। उसे ही कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर। सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणविक द्रव्यमान के एक परमाणु के संबंध में पाए गए हैं। इसका आंसर आप बताएंगे। सही उत्तर हो जाएगा डी आंसर, कार्बन 12 के संबंध में। तो डी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा, कार्बन 12। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रभाव किस देश के संविधान से लिए गए हैं? देखिए, भारतीय संविधान का भाग 18, भारतीय संविधान का भाग 18 अनुच्छेद 352, 356 और 360, 352, 356 और 360 जो है ये आपातकालीन के प्रभाव से ही संबंधित है, जिसका स्रोत जर्मनी का बीमर संविधान है। तो राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर। इसके तहत 3 प्रकार के कानून की व्यवस्था की गई है, यानी 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। मौलिक अधिकार के प्रावधान के जो हैं ये लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से, और जो यहाँ पे कनाडा है इससे क्या लिया गया है? तो संघीय व्यवस्था का स्रोत कनाडा से लिया गया है। इसको आप ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड किंगडम से कहा जाए तो मेरे प्यारे भाई विधि का शासन और संसदीय शासन प्रणाली ये सब यूनाइटेड किंगडम से लिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जंगली गोभी से उत्पन्न नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जंगली गोभी या फिर कहा जाए गांठ गोभी, जंगली गोभी या फिर गांठ गोभी बात एक ही है, से उत्पन्न नहीं होता है? सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा डी आंसर, मूली। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मूली जो है इससे उत्पन्न नहीं होता है। अगला है कि उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी पर 196 न्यूटन है? इसका द्रव्यमान क्या होगा? देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। पृथ्वी पर वस्तु का भार यानी W बराबर दिया गया है मुझे 196 न्यूटन, ठीक है। हमसे पूछा गया उसका जो मतलब द्रव्यमान है यानी m पूछा गया है, और g बराबर मेरे को दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
हल करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर mg जो है इसका फॉर्मूला होता है। मुझसे m पूछा गया है तो m बराबर W/g, इस पे आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। W की वैल्यू दी गई 196, G के वैल्यू है 9.8। अब आप इसको हल कीजिए, इस पॉइंट से हटाइए, इसको आप जीरो बढ़ाइए। 98 दूना 196 जीरो यानी 20 किलोग्राम। तो बी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा 20 किलोग्राम। तो जो भी मित्र ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फॉर्मूला आपको W बराबर mg का लगाना है। मेरे को m जो है ये ज्ञात करना है और जो मेरे को W दिया गया है वो 96 दिया गया है और G मेरे को 9.8 दिया गया है। मेरे को आप हल करने के तरीके मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसको समझ लीजिएगा। अगला है कि बेहत की मुद्रा कौन सी है। बेहत की मुद्रा, बेहत जो है ये थाई बेहत या फिर कहा जाए थाईलैंड की मुद्रा है। तो बेहत जो है थाई बेहत कहा जाए या फिर गाइस कहा जाए बेहत, ये थाईलैंड की मुद्रा है और थाईलैंड की राजधानी जो है बैंकॉक है, ये बात आप जानते ही हैं। तंजानिया जो है इसकी मुद्रा शिलिंग है। तजाकिस्तान की मुद्रा सोमनी है और जो टोगो है इसकी मुद्रा CFA फ्रांस है। इसको आप ध्यान रखिएगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी आंसर। नेक्स्ट है कि निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह कौन सा है। निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा बी आंसर कैपिटल G, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस एक माइक्रो एंटरप्राइजेज के संस्थापक का नाम उनके और एकता सखी निर्माता कंपनी के नाम पर रखा गया था। तो इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा कमल कुंभार। करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1998 में इसकी स्थापना की गई या फिर शुरुआत किया गया, तो कमल कुंभार। एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी भूवैज्ञानिक और जीव विज्ञानी हैं जो विकास से संबंधित विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो इसमें से कौन है। सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए आंसर। देखिए जो डार्विन है इन्हीं की पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीच, इन्हीं में इन्होंने प्रजातियों की उत्पत्ति के बारे में बताया है ओरिजिन ऑफ स्पीच में ही। राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए आंसर। अगला सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा WBC के बारे में सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा WBC के बारे में सही नहीं है। देखिए WBC यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं, इसकी आकृति और रचना अमीबीय या फिर कहा जाए वृत्ताकार होती हैं, ये बिल्कुल सही है। मुख्यतः शरीर में सैनिक के रूप में कार्य करते हैं और रोगाणुओं को मारते हैं, ये भी सही है। और अगर कहा जाए इसका जो नाभिक है ये केंद्रित होता है फिर केंद्रक में पाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन इसका जो आकार है वो 18 से 25 माइक्रोमीटर होता है, ये गलत है क्योंकि इसका आकार जो है ये कोई निश्चित नहीं है। तो आप निश्चित बिल्कुल संख्या में कैसे बता सकते हैं, तो पहला ही गलत दिया गया है, ये इसके बारे में सही नहीं है, तो पहला गलत है। अगला सवाल आपके सामने कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल उत्पादन का राज्य कौन सा है। भारत में दूसरा सबसे बड़े कच्चे तेल उत्पादन का राज्य कौन सा है। देखिए भारत में बॉम्बे यानी महाराष्ट्र का बॉम्बे जो है ये देश का सबसे बड़ा कच्चा तेल का उत्पादक है जो कि अप तटीय क्षेत्र में शामिल है। बॉम्बे के बाद दूसरा कहा जाए तो वो राजस्थान है। तो गाइस पहला तो महाराष्ट्र होगा लेकिन दूसरा पूछा गया है तो राजस्थान होगा। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण किसका एक उदाहरण है। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण किसका उदाहरण है, तो ये हो जाएगा संकलन अभिक्रिया या फिर कहा जाए कि एडिशन रिएक्शन। तो ये हो जाएगा सी आंसर। फ्लिपकार्ट को प्राप्त करने के लिए वॉलमार्ट द्वारा कितनी राशि दी गई थी। फ्लिपकार्ट को प्राप्त करने के लिए वॉलमार्ट द्वारा कितनी राशि दी गई। सही उत्तर हो जाएगा सी आंसर 16 बिलियन डॉलर। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा सी आंसर 16 बिलियन डॉलर। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या फिर खींचना क्या कहलाता है। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या फिर खींचना क्या कहलाता है, तो इसे बल कहा जाता है, फोर्स। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे, हो जाएगा वी आंसर। उदाहरण के लिए कहा जाए तो मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाने के लिए मुझे फोर्स देना ही पड़ेगा, तो बी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा बल।
गैस ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अगले सेट की तरफ। अगला सेट जो है आपका वो है 11/10/2018 को 12:30 बजे से 2 बजे के बीच पूछे गए सवाल। अब मैं इसको कंप्लीट करूंगा, लेकिन उससे पहले निवेदन है कि अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की अपडेट आपको समय से मिला करे। बाकी इस ई बुक के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अब भी बता रहा हूँ। 60% डिस्काउंट के साथ आपको मात्र 39 की ये ई बुक मिल जाएगी। रेलवे एग्जाम्स के लिए नामभार संग्रह सीरीज के नाम से है। खास बात यह है कि इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है। ये ई बुक आपको मात्र 39 की अभी मिल जाएगी। 8948667652 इस नंबर पर व्हाट्सअप करके इस ई बुक के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और सेट के सवालों को देखते हैं। पहला सवाल है, उस संगठन की पहचान करें जो दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा, देखिए यूबीआई, पीएनबी और एसबीआई ये जो है भारतीय बैंक है, जबकि ओएनजीसी जो है भारतीय पेट्रोलियम से संबंधित एक कंपनी है। तो इसमें से कहा जाए तो आपका डी जो है यही गलत है, तो डी आपका यहाँ पे अलग है। इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु किस गैस का प्रयोग किया जाता है। देखिए तापदीप्त लैंप, या फिर कहा जाए मेरे प्यारे भाई कि फिलामेंट से बने होते हैं, और विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन और नाइट्रोजन, तो AR&N2 यानी डी उत्तर। आर्गन और नाइट्रोजन जो है भरी जाती है। इसमें एक पतला फिलामेंट या फिर जो है टंगस्टन का जो तंतु होता है ये लगा होता है, जिससे होकर एक धारा बहती है और ये गर्म होकर के प्रकाश देने लगता है। जो विद्युत शक्ति है इसका मात्रक जो होता है ये वाट होता है, और जो विद्युत धारिता है इसका मात्रक फैराडे होता है। 2016 में रिलीज हुई फिल्म दंगल में इसमें से किसने भूमिका निभाई। दंगल फिल्म में भूमिका निभाने वाले आमिर खान थे। सी उत्तर राइट हो जाएगा। किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा इसके के व्युत क्रमानुपाती होती है। देखिए प्रतिरोधक यानी रेजिस्टर में 2 सिरों वाला वैद्युत अवयव होता है, जिसके सिरों के बीच विभवांतर उससे बहने वाली तत्कालिक धारा के समानुपाती होती है। इनसे होकर धारा बहने पर इनके अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा प्रतिरोध के व्युत क्रमानुपाती होती है। प्रतिरोध जो है ओम के नियम का पालन करता है, तो ये हो जाएगा आपका बी उत्तर, प्रतिरोध के व्युत क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट है कि उस वस्तु का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। इसमें भी आपसे पूछा गया है कि इसमें से अलग कौन सा है। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिए। जो हीलियम है, नियॉन है और जीनॉन है। हीलियम, नियॉन और जीनॉन जो है ये आपकी अक्रिय गैसें हैं, नोबेल गैसें हैं। जबकि जिंक जो है आपका ये संक्रमण धातु का सदस्य है, जिसकी परमाणु संख्या 30 होती है। तो ए आंसर आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा। अगला है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिए। किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा ये पूछा जा रहा है। 100 न्यूटन हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आंसर। W बराबर mg फॉर्मूला होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। W बराबर mg फॉर्मूला होता है। वेट पूछा गया है, m का वैल्यू दिया गया है 10, g का वैल्यू आपका 10 यहाँ पे बताया गया, g बराबर 10, 10 × 10 यानी 100 न्यूटन आपका हो जाएगा भार का मात्रक। तो बी उत्तर राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दर्पण का सूत्र क्या है। दर्पण का सूत्र क्या है। सही उत्तर हो जाएगा सी आंसर 1/u + 1/v बराबर 1/f, यानी 1/f यानी फोकस दूरी बराबर 1/u + 1/b। तो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा आपका, यहाँ पे सी उत्तर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाँ पे u जो है दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, b प्रतिबिंब की दूरी और f जो है दर्पण की फोकस दूरी है। निम्नलिखित में से किसमें त्रिबंध होता है। सही उत्तर हो जाएगा डी उत्तर, प्रोपाइन। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका प्रोपाइन में। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी आंसर। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है। बी उत्तर राइट हो जाएगा। जड़त्व का मापन कहलाता है, तो बी उत्तर करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उपनिषदों में से उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। कितने उपनिषदों में से उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। देखिए एक बात आप जानते हैं कि उपनिषदों की संख्या जो है ये कितनी है। तो उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें से 11 जो है मुख्य माने जाते हैं, और जिनमें से कहा जाए तो मांडव्य की उपनिषद जो है सबसे छोटा, और छांदव्य की उपनिषद ये सबसे बड़ा है, तो ये भी इसी में माना जाता है। और जो सत्यमेव जयते है जो कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है।
तो राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर। 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती हैं? देखिए, मेढक का कूदना ये स्वैच्छिक मांसपेशियां हैं। पेट में भोजन की गति ये गलत है। हृदय की धड़कन ये भी, और हाथ से लिखना ये भी स्वैच्छिक है। तो ए एंड डी राइट होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और डी। CO का सापेक्ष द्रव्यमान कितना है? CO, इसमें से C का द्रव्यमान संख्या, O का द्रव्यमान संख्या आप जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। C की द्रव्यमान संख्या 12, O की द्रव्यमान संख्या 16, 16 12 आपका हो जाएगा 28, तो इसका सापेक्ष द्रव्यमान हो जाएगा 28। ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये मैंने आपको ट्रिक बताया इसके पहले वाले सेट में, तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको याद होगा। देखिए, पानीपत का पहला युद्ध जो है ये 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी जो है हार गया था और बाबर जीत गया था। उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हुई थी भारत में। तो ये हो जाएगा 1526 में। सी उत्तर राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है कि लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक होता है। इस अवधि से पूर्व भी प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा भंग भी किया जा सकता है, लेकिन कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होती है। तो डी उत्तर राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, समझिएगा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा लोकसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्ष किया गया था। यानी जब 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, तब लोकसभा का कार्यकाल जो है ये 6 वर्ष किया गया था। लेकिन बाद में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 यानी 1978 में, तब फिर से इसे 5 वर्ष कर दिया गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कि बाह्यतम कोष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हो जाएगा बी आंसर, धातु या फिर मेटल के बाह्यतम कोष में। देखिए, धातु वह तत्व हैं जो सरलता से धनायन बनाते हैं और धातुओं के परमाणुओं के साथ धात्विक बंध बनाते हैं। राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर, धातु। निम्नलिखित में से कौन पुनर्जनन और मूकुलन द्वारा उत्पन्न हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन पुनर्जनन और मूकुलन द्वारा उत्पन्न हो सकता है? बी उत्तर राइट हो जाएगा, हाइड्रा। हाइड्रा जो है ये निडेरिया संघ का जंतु होता है। इसके प्रजनन की क्रिया अलैंगिक जनन द्वारा होती है। तो ये पुनर्जनन और मूकुलन दोनों द्वारा उत्पन्न हो सकता है, टुकड़ों में विभाजित होकर के। तो बी उत्तर राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में केवल गैसें हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में केवल गैसें हैं, ये आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी आंसर, पहले ही आवर्त में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपके सामने कि भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा बी आंसर आपका, कुट्टूनाड। कुट्टूनाड जो है निम्नतम बिंदु है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, समझिए, हमारी बात को ध्यान से नोट कीजिए। भारत की स्थिति जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के पूर्वी देशांतर पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां और सबसे बड़ा देश है। देश की जो चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु है वो किस तरीके से, वो आप ध्यान से सुनिए। जो दक्षिणतम बिंदु है ये इंदिरा पॉइंट है, जिसे ग्रेट निकोबार समूह भी कहा जाता है। उत्तरतम बिंदु जो है इंदिरा काल है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। जो पश्चिमोत्तर बिंदु है ये गौर माता है, जो कि गुजरात में है। जो पूर्वोत्तर बिंदु है ये किबिथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और जो न्यूनतम ऊंचाई वाला है वो है कुट्टूनाड, जो कि केरल में है। तो यहाँ पे बी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा, कुट्टूनाड केरल का। इनमें से कौन सी रोपड़ फसल नहीं है? इनमें से कौन सी रोपड़ फसल नहीं है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सी रोपड़ फसल नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा डी आंसर, बाजरा इसमें से नहीं है। जबकि काफ़ी, चाय, काजू ये रोपड़ फसलें होती हैं। तो डी उत्तर करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? इसमें 2 भाग होते हैं, जिन्हें प्रेमस्तिष्क गोलार्ध भी कहा जाता है। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग लगभग 80% है। मस्तिष्क का अग्र, शीर्ष और पार्श्व भाग बनाता है। प्रेमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधि का समन्वय करता है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत दिया गया है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल गलत है।
जो मांसपेशियों की गतिविधियों का नियंत्रण ये पश्चिम मस्तिष्क द्वारा होता है, प्रमस्तिष्क नहीं, पश्चिम मस्तिष्क को होना चाहिए। तो डी उत्तर आपका यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। स्टार फिश समूह से संबंधित है। स्टार फिश जो है ये किस समूह से संबंधित है? स्टार फिश किस समूह से संबंधित है? देखिए जो एकाइनोडर्मेटा है, एकाइनोडर्मेटा इसमें सभी समुद्री जीव आ जाते हैं जिनका शरीर कांटेदार होता है, और जो जन प्रवाही संस्थान है ये इनके शरीर में ही होता है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका इकाइनोडर्मेटा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए आंसर। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? देखिए मानव नेत्र शरीर का वह अंग है जो विभिन्न उद्देश्यों से प्रकाश की प्रतिक्रिया करता है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा वास्तविक और उल्टा, यानी ए आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व क्षार धातुओं के वर्ग में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व क्षार धातुओं के वर्ग में नहीं है? देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। कैल्शियम आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आवर्त सारणी में तत्व लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम ये क्षार धातुएं या फिर कहा जाए अल्काइल मेटल्स हैं, लेकिन यहाँ पे कैल्शियम आपका अलग है। तो डी उत्तर करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कैल्शियम। सत्यव्रत कादियान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? सत्यव्रत कादियान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो ये पहलवान है जो कि कुश्ती लड़ते हैं, तो डी उत्तर राइट हो जाएगा आपका, कुश्ती से संबंधित हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 14 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु मीटर पर सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। मेरे से गतिज ऊर्जा यहाँ पे पूछा गया है, फिर से काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है। के बराबर 1/2 mv² फॉर्मूला होता है, आप इसको हल कीजिए। यहाँ पे ये 5 मीटर पर सेकंड है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 5 मीटर सेकंड है। इसको हल कीजिएगा। 1/2 गुणे एम की वैल्यू है 14 गुणे 5 गुणे 5, ये हो जाएगा आपका 2 सत्ते 14, 55 25, 25 सत्ते 175 जूल। डी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि किसी लवण का pH मान 7 है तो ये लवण है। यदि किसी लवण का pH मान 7 है, देखिए अगर किसी भी लवण का pH मान 7 है तो सशक्त अम्ल और सशक्त क्षार दोनों होगा, क्योंकि 7 अगर है तो वो उदासीन में आएगा, तो अम्ल और क्षार दोनों हो जाएगा और बराबर की मात्रा में। तो बी उत्तर आपका करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, या फिर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को और किस रूप में जाना जाता है? देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मृदा को बांगर मृदा भी कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका बांगर या फिर कहा जाए भांगर। राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए आंसर बांगर। नेक्स्ट है आपके सामने, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। ये क्या, ये कहा जाता है, मतलब ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यह है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो बी उत्तर राइट हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऑप्शन बी परफेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि किसी तत्व की संयोजक शक्ति या फिर संयोजक क्षमता क्या कहलाती है? किसी तत्व की जो संयोजक शक्ति है या फिर संयोजक क्षमता है, ये क्या कहलाती है? तो तत्व की संयोजन शक्ति को उसकी संयोजकता कहते हैं। डी उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा, उसकी संयोजकता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है कि त्वरण का असाई मात्रक क्या है? त्वरण का असाई मात्रक क्या है? देखिए किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को ही एक्सेलरेशन या फिर त्वरण कहा जाता है। इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मेरे प्यारे भाई डी उत्तर राइट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड की पावर -2। तो डी उत्तर करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुण तृतीय किस देश में है? ये हो जाएगा नेपाल का, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए आंसर। अगला है कि ऑटोमोबाइल का ओडोमीटर किसका मापन करता है? ऑटोमोबाइल का ओडोमीटर, देखिए ओडोमीटर ऐसा उपकरण है जो किसी भी वाहन जैसे कार, मोटरसाइकिल, किसी का भी उसके द्वारा चली गई दूरी को मापता है। तो ये किसका मतलब मापन करता है? ए आंसर दूरी का। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए अब जो मैं कंप्लीट करूंगा वो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2018 ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे गए 12/10/2018 को 4 बजे से 5:30 बजे के बीच पूछे गए सवाल। तो अब मैं इसको कंप्लीट करूंगा, बट उससे पहले निवेदन है, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दो। पीडीएफ जो इसकी मैं ये टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर के नाम से है, उसको आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी मेरे प्यारे भाई मेहनत आपको कैसी लग रही है इस पर अपना फीडबैक जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि जो मेहनत कर रहा हूँ वो एक सकारात्मक दिशा में जा भी रही है या फिर नहीं। तो इस पर अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। तो अब मैं जो कंप्लीट करूँगा वो है 12/10/2018 4 बजे से 5:30 बजे के बीच पूछे गए सवाल को देखूंगा। ठीक है दोस्त, लाइक जरूर कर दिया करो यार, लाइक नहीं करते हो बहुत दुख होता है, लाइक जरूर कर देना। ठीक है।